27 अगस्त वो तारीख है जब भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया हुआ अतिरिक्त 25% टैरिफ जो है वो लागू हो जाएगा और कुल मिलाकर 50% टैरिफ भारत पर लग जाएगा। इसे आसान शब्दों में समझे तो भारत की तरफ से जो भी माल अमेरिका पहुंचता है, निर्यात किया जाता है, वो 50% ज्यादा महंगा हो जाएगा। यानी कि कोई चीज अगर भारत से भेजी हुई पहले 100 रुपए में अमेरिका में बिकती थी, तो मान लीजिए कि 50% टैरिफ लगने के बाद वही चीज 150 रुपए में बिकेगी। ऐसे में भारत की तरफ से जो निर्यात करते हैं, जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। भारत की इकोनॉमी और भारत की जीडीपी को इससे गहरा धक्का लग सकता है। कई दौर की बातचीत भारत अमेरिका के बीच हुई है, लेकिन अब तक बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वजह बताई जाती है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, रूस से हथियार खरीदता है और यह बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। इसका रास्ता क्या है? क्या भारत पर 50% टैरिफ लगकर रहेगा या फिर इसे कुछ डीले किया जा सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ अमेरिका से सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत पूर्णिमा जी आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल यह है कि अब वक्त बिल्कुल बचा नहीं है 27 अगस्त की तारीख में, और ये एक्स्ट्रा एडिशनल 25% टैरिफ भारत पर अगर लगा तो कुल मिलाकर टैरिफ पहुंच जाएगा 50%। और दुनिया में शायद इतना भारी टैरिफ अमेरिका की तरफ से किसी और देश पर लगाया नहीं गया है। और अब सवाल यह उठता है कि इतनी कोशिशें भारत और अमेरिका ने अपने संबंधों को बेहतर बनाने की हैं। ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया करते थे, उसके बावजूद इतना बड़ा झटका अपने मित्र देश को क्यों दे रहा है अमेरिका? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से मैं एक आप लोगों को सबको पता है, एक फेमस कोट है हेनरी किसिंजर की कि अमेरिका का दोस्त होना, अमेरिका का एनिमी होना तो डेंजरस है, लेकिन दोस्त होना उससे भी फेटल है। तो ये जो हमने सोचा नहीं था 2025 में, अभी आफ्टर 20-25 years ऑफ एक यूएस इंडिया रिलेशनशिप में थोड़ा सा फोकस करने के बाद ये हमें देखना पड़ेगा। आई वॉज वेरी होपफुल दैट थिंग्स आर चेंजिंग। आप 70-80 years का हिस्ट्री लेके आप देखिए, यूएस इंडिया रिलेशनशिप वॉज नेवर गुड, इट वॉज ऑलवेज रॉकी। लेकिन मुझे होप इसीलिए ज़्यादा था प्रेसिडेंट ट्रंप से कि उनकी जो स्टेटमेंट्स में पढ़ती थी और पॉलिसीज़ में देखती थी फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ हिज ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले, तब मुझे लगा था कि वो डिफरेंट हो सकता था। क्योंकि वो आपने देखा ही होगा पाकिस्तान को क्या क्या कहा था उन्होंने, डीप स्टेट के बारे में क्या कहा था, मीडिया के बारे में क्या कहते थे, एंड एक्सेट्रा। तो मेरा बहुत ज़्यादा ही एक भरोसा था शायद वो डिफरेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो जैसे जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके जो एक्शंस है इन टर्म नंबर 2, it's very confusing and raising a lot of questions and raising a lot of doubts as well कि क्या हो रहा है। पहले की झूठ कह रहे थे, क्या अभी डीप स्टेट के अंदर आ चुके हैं, ऐसी क्वेश्चंस आ रही है। अनफॉर्चुनेटली ही nobody is able to read him, he is very unpredictable। आज कुछ कह रहे, कल कुछ कह रहे, धमकियां देते रहते हैं। आज 10 दिन 12 दिन अगस्त 27 का भी डेट दिया है इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे ख्याल से इंडियंस जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इतना वेल विशेस रखते हैं, हमारे इंडियन अमेरिकन जो इतना वोट हमने किया है, खुद हमने जो इतना वोट लाए हैं, हमारे हिंदू वोट्स रिपब्लिकन पार्टी के लिए और हिंदूज के लिए, बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटेड एक सिचुएशन में हम लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ मोर देन दैट एज वेल सर। कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया और इंडियन सॉवरेनिटी की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली ब्रिक्स इज एन इशू दैट वाज ए शार्प पॉइंट। कैंपेन ट्रेल में बोले हैं 100% तारीफ लगाएंगे, ये भी बोले थे। तो इंडिया को टारगेट इसलिए करा जा रहा है, इंडिया इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स।
तो ब्राज़ील को भी करा गया, आपको पता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पहले जैसे उनका अमेरिका का एक आइडिया था कि इंडिया को यूज़ करा जाएगा चाइना के अगेंस्ट, लेकिन आप इंडिया को अगर आप एनालाइज करो, इंडिया इज नेवर ए वॉर मॉन्गर। वो शुरू नहीं करता डिफेंस, खुद के लिए डिफेंडिंग जरूर कर लेगा लेकिन शुरू नहीं करेगा, ना किसी के लिए फाइट करेगा, है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जैसे आपने यूक्रेन में देखा है, यूक्रेन में यूज़ करा गया यूक्रेन लैंड को रशिया के अगेंस्ट। सिमिलरली इंडिया को यूज़ करने के लिए अमेरिका शायद प्लान बना रहे थे, लेकिन उसमें मोदी जी बीच में आ चुके थे, काटा के जैसा उनको अभी इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऑब्वियसली आई थिंक इफ आई वाज अ लीडर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली आई वुडंट लेट एनी फॉरेन कंट्रीज डिक्टेट, और जो भी बोलूँगी सीधा बोलूँगी, दैट्स माय पर्सनालिटी। अनफॉर्चुनेटली वो कभी कभी मुझे इंडिया से नहीं दिखता है, बहुत मीक रिस्पांस मिलते हैं, बट फिर भी मैं खुश होती हूँ कि कुछ तो रिस्पांस हमें मिलता है। जैसे जयशंकर जी की रिस्पांस आई थी कि इंडियाज इकोनॉमी इज नॉट रन इन डीसी, और वहाँ पे बैठ के, यहाँ डीसी में बैठ के वहाँ पे इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी चला नहीं रहे कोई। तो दिस इज वेरी गुड स्टेटमेंट आई वुड से। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया में, इंडिया ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, अपोजिशन है, अपोजिशन इज नॉट कम्प्लीटली टेकन अवे और एनीथिंग, दे हैव, दे वेरी फियर्स एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, and they have a constant connection with western countries as well. तो वहाँ पे उठती है, मुद्दा उठती है, और सडन इरप्शन भी होती है, पिछले कई सालों से हमने देखा है। नहीं तो पूर्णिमा जी, मेरे ख्याल मैं से आपको कभी कभी ये बीच में रोक लगता रहा है हूं। कि मेरा प्रश्न ये था कि अमेरिका की जो दलील है वो ये है कि रूस से आप तेल खरीदते हैं, आप रूस से तेल मत खरीदिए, क्योंकि आप जब रूस से तेल खरीदते हैं आप रूस को पे करते हैं, और रूस आपके पे किए हुए पैसे का इस्तेमाल करता है यूक्रेन में जंग को बढ़ाने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है? अमेरिका और रशिया के बीच ट्रेड तो 20% बढ़ गया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। ये तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा कि अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम, उनके आने के बाद से हमारे बीच में 20% ट्रेड बढ़ गया। यानी कि ट्रंप खुद तो रशिया से ट्रेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत से चाहते हैं कि भारत ऑयल ना खरीदे, भारत वेपन ना खरीदे, भारत ट्रेड ना करे। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। डबल स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनता ना। तो अगर कोई एनालाइज कर रहा है ये सिचुएशन को, उनको क्लियरली हिपोक्रेसी दिखेगी, इनके जो डबल स्टैंडर्ड है, इनकी जो हिपोक्रेसी है वो दिखेगी। लेकिन ये बात कोई कर नहीं रहा है, ना पीटर नवारो कर रहे, ना आपकी हावर्ड लटनी की ये बात कर रहे हैं, ना आपकी जो हमारी जो सेक्रेटरी होती है ट्रेड की, जो स्कॉट बेसेंट है, वो बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दबाव दबाव गेम चल रहा है। somehow they thinking that India is still a smaller country in terms of GDP। अब कंपेयर नहीं कर सकती हूँ इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ। यहाँ पे जैसे जीडीपी पर कैपिटा 85,000 प्लस है, वो इंडिया के 2300 है, तो कंपैरिजन नहीं होती है। फिर भी बेसिकली परचेसिंग पावर के हिसाब से इंडिया फिर भी आगे है एट द एंड ऑफ द डे। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का आइडिया ऐसा है और एटीट्यूड ऐसा है कि छोटे मोटे कंट्री, जो वीक कंट्री, उनको दबा सकते हैं, और वो कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, हमेशा उनका एटीट्यूड ऐसा है। आप अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्टर की बात सुनो तो उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ प्रेसिडेंट अमेरिका की नहीं है, दुनिया के एम्परर है। वो आज 4 साल के नहीं आए, वो दुनिया हमेशा के लिए आए, वो एक डायनेस्टी बनाने के मोड में है। तो यहाँ इनकी एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक। बड़ी अच्छी बात है कि आप खुलकर कह रही हैं कि उनका एटीट्यूड जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये दुनिया को नजर आ रहा है। आप अब से कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री ने एक बात भी कही थी, और भारत का ये रिस्पॉन्स था कि जब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन सत्ता में थे, जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तब अमेरिकी सरकार ने ही भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीदना जारी रखिए। क्यों जारी रखिए? क्योंकि भारत तेल बहुत बड़े पैमाने पर खरीदता है। अगर रशिया से नहीं खरीदेगा तो किसी और जगह से खरीदेगा, किसी और जगह से खरीदेगा तो वहां पर प्रेशर बनेगा, दबाव ज्यादा बनेगा, तेल की कीमतें दुनिया के मार्केट में अचानक से बढ़ जाएंगी, और क्रूड ऑयल की कीमतें दुनिया में स्थिर रहें, स्टेबल रहें। इसके लिए जो बाइडेन की सरकार ये चाहती थी कि भारत रशिया से तेल खरीदता रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को पलट रहे हैं, इसी बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि साहब आप तेल क्यों खरीदते हैं।
अगर भारत ने तेल खरीदना बंद किया तो भारत जिन देशों से तेल खरीदेगा वहां तेल के दाम बढ़ेंगे और अमेरिका को भी तेल महंगा मिलेगा, नुकसान अमेरिका का भी होगा। लेकिन सर आपको मैं ये क्वेश्चन आपको करना चाहती हूँ, भारत क्यों बार बार जो इधर से चापड़ मार रहा है उसके वहां पे चापड़ ले लिया, डिफरेंट जगह से चापड़ आ रहा है वहां से चापड़ ले लिया। कभी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया कि आप खरीदो, वो भारत खरीदने लग गया। कभी हमें अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन बोल देगा कि आप नहीं खरीद सकते हो, नहीं नहीं, तो भारत डर के बंद कर पूर्णिमा देगा। जी ऐसा आप तो नहीं बताइए, होना चाहिए। मैं आप बताइए क्वेश्चन कि मेरा भारत ने क्वेश्चन तेल सर मेरा खरीदना बंद कब क्वेश्चन किया? ये है कि नहीं, आपने बड़ा भारत को अच्छा ये सवाल, किसी के बारे में नहीं सुनना है ना, आपने बड़ा अच्छा किसी की सवाल बात किया है, नहीं सुनना है ना। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, पर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। भारत ने तेल खरीदना बंद कब किया? भारत तो रशिया से पहले भी तेल खरीद रहा था। जब दुनिया में बंद क्यों सबसे करना? सस्ता तेल मिलने लगा रशिया किसकी से। दबाव से बात बात मैं तो वही बात कर रही हूँ ना, भारत को इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पर है। पूर्णिमा जी, अब कोई मेरी किसी मेरी से डिपेंड करके थोड़ी करना है। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। भारत ने पहले भी रशिया से तेल खरीदा। जब रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए, रशिया किसी और को तेल नहीं बेच पा रहा था, तो भारत ने उस मौके का फायदा उठाया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। भारत ने और ज्यादा तेल खरीदा। भाई भारत तो बहुत बड़े पैमाने पर तेल को रिफाइन भी करता है ना, वही रिफाइन करके तेल वेस्टर्न कंट्रीज को भी बेच रहा है। वही वेस्टर्न कंट्रीज जो सीधे रूस से तेल नहीं खरीद सकती, वो भारत से रूस का ही तेल खरीदती हैं रिफाइन किया हुआ। तो भारत तो फायदा उठा रहा था। भारत ने अपनी नीति कहां बदली? भारत तो आज भी रूस से तेल खरीद रहा है। जयशंकर साहब ने कहा ना कि अगर आपको रशिया वाला तेल नहीं चाहिए जो हम रिफाइन करते हैं तो आप मत लीजिए। कौन आप पर प्रेशर डाल बहुत रहा है? अच्छी भारत बात तो है। कायम है स्टैंड पर ना अपने। देखो मैं जब एनालाइज करती हूँ पॉलिसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, इंडिपेंडेंटली एनालाइज करती हूँ, तो मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंटली लेके रह के भारत को डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन क्या कह रहा है, उनके दबाव में आके डिसीजन नहीं चेंज करनी है। अब कुछ दिन पहले आपको पता ही है वेनेजुएला के ऊपर अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का नजर रखा हुआ है। वहाँ पे आजू बाजू में शिप्स भी रखा, न्यूक्लियर शिप्स भी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? वेनेजुएला के आपको पता है वहाँ पे रिजर्व्स कितना है? दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व्स वहीं पे है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट इंडिया के ऊपर दोस्त बोल के उनके ऊपर पीछे से बैक स्टेप कर दिया। वेनेजुएला, रशिया, सबके तो अगेंस्ट पहुंच चुके हैं। और एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो पॉलिटिकल गेम खेला है, जो तारीफ गेम खेला है, उसको अनफ्लेक्स करने के लिए इट वाज बिकॉज ऑफ डॉलर डी डॉलराइजेशन। उनको नहीं, ऑब्वियसली एज ए अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको अमेरिका की हित चाहिए। लेकिन मेरा डिसएग्रीमेंट वहां पे आता है, किसी का हित के लिए आप किसी को नीचे नहीं कर सकते हो। किसी के हित, खुद के हित के लिए आप किसी को टेरराइज नहीं कर सकते हो। खुद खुद को हमारे घर में बिजली जलाने के लिए आप किसी का बिजली चुरा नहीं सकते हो। किसी आपका घर खुद के बनाने के लिए किसी का लैंड आप चुरा नहीं सकते हो। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर अभी हो रहा है, वेस्टर्न हिसाब से आप देखो तो उनके लिए सब जायज है, उनके लिए सब कुछ सही है। हम अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है अब पहले तो हमें नहीं पता था। अभी इनके हिसाब से, अभी इनके जो सपोर्टर है उनके हिसाब से आपकी कोई भी ट्वीट ले लो, उनके जो एटीट्यूड और सेंटिमेंट है वो अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब है वो कुछ भी कर सकता है, कोई कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये जो एटीट्यूड है ये हिंदुइज्म के साथ अलाइन नहीं करता। वो ये जो वॉर मॉन्गरिंग जो एटीट्यूड है वो हमारे जो इंडिया की जो नॉन अलायंस एक पॉलिसी था वो हिंदुइज्म के साथ अलाइन नहीं करता। तो ये जो नहीं, अच्छा है कि आप आइडियोलॉजिकल खुलकर कह वॉर रही हैं इस चल रहा बात है। को। अच्छा है कि आप इस बात को खुलकर कह रही हैं। आपने कहा भी कि उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की ऐसी ललक है कि साहब बराक ओबामा को मिला, 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पहले मिला, तो मुझे भी पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। इसलिए दुनिया में कहीं भी जंग हो रही है तो उस जंग को रुकवाने का श्रेय तो मुझे ही मिलना चाहिए। अब भारत कई बार कह चुका है कि साहब सीज फायर भारत और पाकिस्तान में हुआ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल नहीं है। लेकिन वो आज तक 30-35 बार से ज्यादा इस बात को रिपीट कर चुके हैं। कोई राष्ट्रपति किसी देश का 35 बार किसी बात को कैसे रिपीट कर सकता है कि मैंने सीज फायर करा दिया, और वो भी ट्रेड की वजह से करवा दिया। मैंने उनको कहा कि मैं उनको बहुत अच्छी ट्रेड डील दूंगा। तो साहब आप तो अपनी ही बात पे झूठे पड़ गए। आपने तो अच्छी ट्रेड डील भी नहीं दी, आपने तो सबसे ज्यादा टैरिफ भी लगा दिया। फिर आप कहते हो कि सीज फायर मैंने इसी शर्त पर करवाया था कि मैं ट्रेड में डील बहुत अच्छी दूंगा। कॉन्ट्रारी है ना जी दोनों सर। बातें। जी सर, देखो जब मैं
when I look at it from a perspective of neutral point of view, it makes absolutely zero sense. बट जब मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, हम इट मेक सेंस, क्योंकि उनको दबाव लगाना है, दबाव नहीं लगाएंगे उनका सुप्रीमेसी कैसे रहेगा? वेस्टर्न सुप्रीमेसी एंड अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म और अमेरिका का जो एक दबदबा है दुनिया में, अभी जो एक शेकन हो चुका है यूएस डॉलर का, जो डी डॉलराइजेशन कहते हैं, मैं तो कहती हूँ डिफ्लेक्टिंग है बेसिकली। सब आप सैंक्शन लगाते जाओगे किसी के ऊपर कॉन्स्टेंटली। आप रशिया की एग्जांपल ले लो, 10,000 के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स से 2,000 के ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है। और सैंक्शन ने क्या किया? तो मजबूरी से वो किसी और के साथ डील करेगा ना। तो ब्रिक्स आया क्यों? ब्रिक्स का what was the reason for even talking about bringing out a different currency model? एक और एक हमारे पास कुछ और रास्ता रहे, एक ऑल्टरनेट रूट रहे, दैट इज वाई, राइट? नहीं तो पहले ब्रिक्स आए ही क्यों? तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से आपकी जो बात है, मैं अमेरिका की तरफ से देखूं फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका फर्स्ट, उनकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अमेरिका फर्स्ट मीनिंग अमेरिका इज द बॉस ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। उनके नज़र से मैं देखूं तो सब कुछ में इट मेक सेंस, वेदर इट इज ग्रीनलैंड को निकालना, कनाडा को 51st स्टेट बनाना, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करना, पैनामा ले लेना, it all makes sense. It all makes sense. At the end of the day, they are all pivoting towards China also. हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगसेथ, उन्होंने तो चाइना के ऊपर होली वॉर शुरू करने की बात किया। होली वॉर है उनके लिए ये तो। पूर्णिमा जी, मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका का जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, उसका स्टैंड क्या है? क्या वो भारत के साथ इस कदर बिगड़ते हुए रिश्तों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता है? क्या वो ये कहता है कि हमने बहुत मेहनत से भारत के साथ इतने अच्छे संबंध बनाए हैं और आप एक झटके में इन संबंधों को खत्म कर रहे हैं? क्या स्टैंड है ऑपोजिशन का? ऑपोजिशन का ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन देख रही हूँ मैंने ऑपोजिशन लीडर से कभी स्ट्रांग कोई वर्ड्स मेरे सामने तो आया नहीं अब तक कि ऑपोजिशन पार्टी की भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा है। ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियरिंग is tariff is not going to work. I understand why they are saying it and I understand what the logic is. Obviously tariff ज़्यादा लगाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो बिजनेस जो यहाँ पे ला रहे वो कंज्यूमर के ऊपर ठोपेगा, वो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है एक्सेट्रा, ये तो वो लोग खुद नहीं देंगे, कंपनीज नहीं देंगे। अब वॉलमार्ट जो सबसे सस्ता है यहाँ पे, वो लोग प्राइस बढ़ाए, डॉलर ट्री, डॉलर स्टोर्स जो है वो लोग प्राइस बढ़ा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि अमेरिका में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि असर दिखना शुरू हो चुका है? एब्सोल्युटली 100%। प्रेसिडेंट ट्रम्प दबा कर सकते हैं कि यहाँ पे गैस का प्राइस कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है 10 सेंट 20 सेंट शायद कम हो रहा है, लेकिन it hasn't gone down to the point that was there before प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेकेंड जो इलेक्शन हुआ था 2020s में, जो इलेक्शन हुआ था उससे पहले का जो गैस प्राइस था वहाँ पे नहीं पहुँचा। तो अनफॉर्चुनेटली आपको वो तो खुद कह रहा है कि एग्स प्राइस हैव गॉन डाउन 400%। ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। इसका मतलब वो दुकानदार आपको 3 गुना प्राइस खुद के ऊपर दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं वो एग खरीदने के लिए, एग भी पकड़ा रहा है और पैसा भी दे रहे हैं ऊपर से। नहीं तो ये तो बात नहीं है ना। तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ नैरेटिव वॉर इज हैपनिंग, साइऑप्स हो रहा है मेरे ख्याल से। कुछ भी कह रहा है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का कोई ना सर है ना टेल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही मतलब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं और वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। भारत को चिढ़ाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कर रहे हैं दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2-2 बार अमेरिका बुलाकर लंच करवा रहे हैं, डिनर करवा रहे हैं, और वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि साहब हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सबसे कमजोर नहीं कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर यहां बिठा रहे हैं। जो देश पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैला रहा है उसके आर्मी चीफ से आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं, क्यों?
ये तो पहली बार ऐसे हुआ सर। ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक इंसिडेंट हमने विटनेस किया है। कभी कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किसी आर्मी और स्पेशली टेरर स्टेट का आर्मी को बुला के डिनर करना, ये तो हमने पहले कभी देखा नहीं, ना सुना है ना पढ़ा है। तो ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का जो ये फ्लिप फ्लॉप हमने देखा है इस टर्म टू में, इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एक्चुअली। और तारीफ का गेम अगर आपने देखा है, वो फ्लेक्स कर रहे थे, यूज कर रहे थे तारीफ एज ए वेपन, एज ए टूल उनके लिए कोई भी डील हासिल करने के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन इन यूरोप एज वेल, एनीवेयर कहीं पे भी ऐसे गए। तो आप यूरोप का अगर डील अगर एनालाइज करो, वहाँ पे पहले वहाँ बोले थे कि 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से बाद में यूरोपियन लीडर्स ने क्लैरिफाई किया है कि वो गवर्नमेंट से नहीं आएगा, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। इसका मतलब है वहाँ देयर इज नो गारंटी। तो ये जो हेडलाइंस आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, डोनाल्ड ट्रंप के मेरी पार्टी भी है, और उनके कम्युनिकेशन टीम से, उनके पीआर टीम से, इट्स वेरी मिसलीडिंग। आप न्यूट्रल होके बिल्कुल। कोई कुछ बोल नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक कंप्लीट कैपिचुलेशन हुआ है समवेयर अलोंग द लाइन। मुझे तो दिख रहा है कि हमारा जो अपोजिशन है इस कंट्री की, वो भी समहाउ इज नॉट वेरी आप स्ट्रांग अमेरिका इनफ में टू बैठकर इतने क्वेश्चन। बेहतरीन तरीके से बता पा रही हैं कि कंफ्यूजिंग है उनका काम करने का तरीका, क्लैरिटी की कमी है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के लिए कितना ज्यादा ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। खैर, भारत को चिंता 50% टैरिफ की है। इसका रास्ता कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, या भारत को इससे डील करने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद हम आपसे एक बार फिर कनेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहां से आगे का रास्ता क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी बेबाकी से अपनी अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच।